Hey everyone, good morning all of you. Hope all good, all doing well, good. So आप लोग अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे, सब अच्छा हो रहा होगा और अच्छा होगा. है पेशेंस. सो आज है इम्पॉर्टेंट डेज 5 सितंबर और आप लोग को पता ही होगा 5 सितंबर क्या, तो टीचर्स डे. ये अपने आप में बस ये कि इनके बर्थ एनिवर्सरी को ऑनर करने के लिए होता है. हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनसे बहुत सारे रिलेटेड फैक्ट्स हैं. हम एक वीडियो में इनका सारा फैक्ट देखेंगे कि कब वाइस प्रेसिडेंट, कब प्रेसिडेंट बने, कब चांसलर बने, इनके बुक क्या है, ये सब स्टैटिक है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा. तो चलिए, टीचर्स डे है ऑल ऑफ यू. आप लोग को भी हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी आप लोग से सीखते हैं. सो चलिए आज का न्यूज़ हम शुरू करते हैं. तो पहला न्यूज़ है 23rd लॉ कमीशन. ये 23rd लॉ कमीशन क्या है, कैसे देखेंगे. तो इससे पहले 22 लॉ कमीशन होती है. ये 23rd लॉ कमीशन का सेटअप किया जा रहा है अगले 3 साल के लिए. ये इसका टाइम लाइन 3 साल ही होता है. तो 2024 से 2027 तक रखा गया है इसको. 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027. और ये इसका टाइम पीरियड एक फ्रेम तैयार किया गया 3 साल तक के लिए. तो ये क्या है, 23rd लॉ कमीशन. ठीक, ये एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करता है. मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, लॉ और जस्टिस मिनिस्ट्री. और टेन्योर फिक्स रहता है. इसके कुछ कंपोजिशन देख लेते हैं कि इसमें मेंबर एक फुल टाइम चेयरपर्सन होना चाहिए, 4 फुल टाइम मेंबर होना चाहिए, लीगल अफेयर का सेक्रेटरी और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का होना चाहिए, जो एक्स ऑफिशियल मेंबर और पार्ट टाइम मेंबर होना चाहिए. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि ऐसे लॉ को आइडेंटिफाई करना या उसमें सुधार लाना, उसको टाइम टू टाइम अपडेट करना, जो हमारी डीपीएसपी में है. ऐसे भी डीपीएसपी अगर एक लाइन कहा जाए तो वो क्या कहता है, सोशल वेलफेयर और कैरी आउट ऑडिट्स ऑफ लॉ के ऑडिट को देखें. गिव इट्स व्यूज़ ऑन एनी, कोई भी लॉ है तो अपना राय दे या समय समय पर उस चीज़ में बदलाव करे. लेकिन ये तो इसका ऑब्जेक्ट, लेकिन एडवाइजरी नहीं होता है. ये ऐसा नहीं कि हाँ करना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता. जैसे जो भी एग्जिस्टिंग लॉ है उसको एग्जामिन करना है, जो भी इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत हो, सुधार रिफॉर्म का ज़रूरत हो, वो सब करना होगा. ऐसे ऑब्जेक्टिव को अटेन करना जो प्रियम्बल में दिया गया है. और to examine impact of globalization on food security, unemployment and recommended matters. ऐसे इम्पैक्ट को देखना है जो हमारे फूड सिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट और सारी चीज़ को इम्पैक्ट कर रहा है. जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को रिव्यू करता है ताकि ये और रिस्पॉन्सिव बन सके समय के साथ. डिमांड एलिमिनेट करना है, हाई कोर्ट के रूल को सिंप्लीफाई करना है. क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ऐसा तो नहीं था कि उस समय मेकर्स को पता था कि धीरे धीरे इंसान को ज़रूरत बढ़ते जाएगा या इंसान को उस चीज़ को एकदम से फ्लेक्सिबल बनाना होगा आने वाले समय के लिए. कहीं ना कहीं ये स्ट्रिक्ट लगे या लूज़ लगे, तो ये चीज़ है. तो वही है कि डिले को एलिमिनेट करना. और डिले तो हम लोग समझ ही रहे, जब जुडिशरी का बात किया जाए तो डिले तो कुछ कहना ही नहीं. तो इस सब चीज़ को ना एलिमिनेट कर ये एकदम से ये जो इतना लॉन्ग टाइम होता है किसी भी जजमेंट को मिलने में, किसी भी केस को, किसी भी बजट, किसी भी बिल को पास होने में, ये सब चीज़ टाइम कम हो, हाई कोर्ट के रूल को और आसान करे और एक फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट करे फॉर केस ऑफ फ्लो मैनेजमेंट. ये हम देख ही लिए क्या कि लॉ कमीशन एग्जीक्यूटिव बदी है और पहली बार कब बना था, चार्टर एक्ट ऑफ ब्रिटिश इरा का है 1833 के तहत 1834 में.
और ये कितना है, ये 23rd लॉ कमीशन है। पहला भी पूछ लिया जाएगा तो पहला ये याद रखना किस चार्टर एक्ट से, तो चार्टर एक्ट ऑफ 18, जो भी चार्टर रहता था, जो भी एक्ट रहता था, उसके बाद 1 साल बाद वो उसका स्थापना मतलब होता था। अगर इंडिपेंडेंट का बात किया जाए तो पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया में 1955 चेयरमैन MC सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में दे दिया जाता है, पूछ लिया जाएगा पहला इंडिपेंडेंट लॉ कमीशन कब बना था और उसका चेयरमैन कौन था। ये चेयरमैन तो पूछता ही MC सत्यपाल 1955। इसका मेजर फंक्शन वही है कि लीगल रिफॉर्म के लिए काम करो और एडवाइजरी बॉडी ग्रुप में काम करो, किस के लिए, लॉ और जस्टिस मिनिस्ट्री के लिए, इसका मेन वही। तो हम देख लिए 22nd लॉ कमीशन, इसका टाइम पीरियड 2024 से 2027 रखा गया है, देख लिए। अगला न्यूज़ है जीरो FIR। ये जीरो FIR क्या है, पहले FIR देख लेते हैं। FIR क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मिनिस्ट्री, इससे रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इतना तो पता है। ये FIR क्या होता है, नॉर्मल हम लोग जो बोलते हैं अरे FIR हो गया, FIR करना है, या FIR ज़रूरी है, चलो। तो ये चीज़ क्या है, FIR क्या है कि मान लीजिए आपके जुरिडिक्शन में कोई भी क्राइम हुआ, तो आपके जुरिडिक्शन में जो भी आता है, मतलब पुलिस स्टेशन, वहाँ जाके आप FIR कर सकते हैं और फिर आपका FIR लिख लिया जाएगा और इस तरीके से केस लिखाएगा कि इतना नंबर और ये ईयर दिया जाएगा और ये केस नंबर दिया जाएगा, इस तरीके से। लेकिन यहाँ जीरो FIR ये क्या है, इनिशिएटिव, यही इनिशिएटिव है कि कभी कभी ये सब ना, स्पेशली ये होता क्या है कि मान लीजिए ऐसे प्लेस पे हुआ क्राइम या कुछ भी एक्सीडेंट या कुछ भी, तो ऐसे मतलब मिडिल में हुआ कि दो पुलिस स्टेशन टकराव में आ गया, कि वो बोला कि नहीं तुम्हारे जुरिडिक्शन में जाएगा, वो बोला तुम्हारे जुरिडिक्शन में जाएगा, और इस वजह से होता क्या है कि FIR लिखा ही नहीं जाता, और फिर उससे क्या होता है, जो भी मतलब इंफॉर्मेशन होता है, जो भी उस समय का होता है, खास करके ये स्पेशली कॉग्निजेबल ऑफेंस के लाया है, खास करके ये जो होता है क्राइम जो होता है, उस चीज़ से छेड़छाड़ किया जाता है, ये सब इतना तुम लिखो इस चक्कर में। तो यही जीरो FIR वही है। तो पहले जो था क्या कि नहीं ठीक है गया, तो अब क्या होगा कि आप कहीं भी अगर मतलब क्राइम हुआ, आप किसी भी पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहाँ इसे जीरो करके लिख दिया जाएगा, और फिर बाद में उसमें आपका सुन लिया जाएगा, लिख लिया जाएगा, फिर बाद में आपका जो भी जुडिक्शन, जो भी पुलिस स्टेशन पड़ेगा, तो उसमें फिर बाद में ले लिया जाएगा, ताकि उसके जो क्राइम हुआ ऐसा नहीं कि उसके साथ जो हुआ और वो चीज़ वहाँ उस प्लेस पर से उस इंफॉर्मेशन को उसको हटा दिया जाए। या जीरो FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन, और ये क्या है, रजिस्टर्ड एट एनी पुलिस स्टेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ जुडिक्शन और द एरिया, वही है कि ये जीरो FIR जो किसी भी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया जाए, ऐसा नहीं कि ये आपके एरिया के जुडिक्शन में पड़ता है तो आप लीजिए, नहीं तो हम नहीं, तो ये स्पेशली उसी लिए लाया, खास करके कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, जहाँ क्राइम कमिट होता है उसके लिए लाया गया है। फिर उसके बाद आप वही कि जीरो FIR के नाम से लिख लिया, फिर उसको उस जो भी उस कंसर्न पुलिस स्टेशन भेजाएगा। इसका ओरिजिन कब हुआ, क्या भी का ओरिजिन हुआ, एक जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन पर बेस्ड है ये। इसका बोले ना पर्पस वही है कि स्पीडी रिड्रेसल दे विक्टिम को, क्योंकि टाइमली एक्शन जब तक नहीं लिया जाएगा तो फिर अगर FIR ही नहीं होगा तो फिर कहाँ से टाइमली एक्शन लिया जाएगा, तो इसलिए ताकि टाइमली एक्शन लिया जाए FIR फिल करने के बाद। अब क्या हो गया, पुलिस अब इसके तहत जीरो FIR के तहत पुलिस जो अब ना बॉन्ड है कि वो आपको जीरो FIR लिखना ही होगा, किसके तहत, अंडर BNS के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके तहत। पहले ये था
पहले ये CRPC था, अब आ गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा, ये रिप्लेस किया इसको। तो जीरो एफआईआर समझ में आ गया होगा कि ये खास करके कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए क्राइम हो रहा है, उसके लिए है, क्योंकि ये लिखने के चक्कर में लेट हो जाता है और फिर पता चलता है उस विक्टिम्स के जहाँ क्राइम हुआ उस प्लेस के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, बाद में वहाँ के जो भी रहता है उसको ख़त्म किया जाता है। तो और फिर बाद में और यही चीज़ होता है कि और ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए ये SPD रेडिएशन के लिए, अगर जीरो कहा जाए तो SPD रेडिएशन के लिए कहा गया। तो याद समझ गए होंगे कि जीरो एफआईआर क्या होता है, बस सेम ही है। जयपुर यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस, ये तो पता ही है कि जयपुर को यूनिटेज हेरिटेज स्टेटस में दिया गया था 2019 में। लेकिन फिर से इसके मॉडर्नाइजेशन के लिए, इसको फिर से रीडेवलपमेंट के लिए इस 100 करोड़ एक्सपेंडिचर इसको अलॉट किया गया है। इसको कुछ फैक्ट्स देखेंगे, चलिए। ये राजस्थान का पिंक सिटी है, इसका कुछ फैक्ट देखेंगे। इसका स्थापना हुआ 1727 में सवाई जय सिंह सेकेंड। सिग्निफिकेंस यही है कि ये ग्रीड प्लान्स पर स्टेब्लिश्ड और ग्रीड प्लान पर बिल्ड है। वर्ल्ड हेरिटेज के प्रोग्राम के द्वारा मेंटेन होता है। अर्बन प्लानिंग इसका जो है किससे आइडिया लिया गया था, एंशियंट हिंदू और मॉडर्न मुगल और साथ ही साथ वेस्टर्न कल्चर, वैदिक कल्चर से इसका अर्बन प्लानिंग का आइडिया लिया गया है। यह वहाँ इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मोनूमेंट्स हैं, जैसे गोविंद देव टेम्पल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल, ये सब बहुत वहाँ के सिग्निफिकेंट मोनूमेंट है। लोकल कमर्शियल आर्टिसंस इनकॉर्पोरेटेड इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, उसको जो भी वहाँ के लोकल कमर्शियल आर्टिसनल और कॉर्पोरेट वो जो ट्रेडिशन थे उसको मेंटेन करना है, ओरिजिनल फॉर्म उसका ना ही ख़त्म हो। तो जयपुर यूनेस्को हेरिटेज स्टेशन न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसको 100 करोड़ एक्सपेंडिचर अलॉट किया गया इसको और मॉडर्नाइजेशन को और रीडेवलपमेंट के लिए। लेकिन इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अभी इंडिया में कितना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, तो इंडिया में 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। कल्चरल 34, नेचुरल 8 और मिक्स्ड 1। तो इधर हाल ही में असम के शायद मोइलुंग, उसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद उसको भी था इधर ऐड किया गया, असम के मोइलुंग को। तो जयपुर यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गया है, जिसमें 34 कल्चरल है, नेचुरल 8 है और मिक्स्ड 1 है। आप लोगों को पता है मिक्स्ड कौन है? अगला हम देखेंगे पद्म अवार्ड्स। अभी जो है नॉमिनेशन हो रहा है, उसका किस किस को मतलब दिया जाएगा, उसके लिए फॉर्म फिलअप हो रहा है या उस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो रहा है और फिर दिया जाएगा पद्म अवार्ड्स। और ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है इंडिया का, और ये एनुअली दिया जाता है। और ये अनाउंसमेंट इसका कब होता है? ऑन ईव ऑफ रिपब्लिक डे पर। इसलिए अभी इसका नॉमिनेशन, अभी इसका एकदम से फॉर्म फिलअप या किसको दिया देना, एक सब राय विचार किया जा रहा है। ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण ऐसे लोगों को दिया जाता है जो जिसका आउटस्टैंडिंग और रिमार्केबल सर्विस हो। पद्म भूषण हाई ऑर्डर का एक्सलेंट सर्विस हो आपका। पद्मश्री ऐसे को जो ग्रेट सर्विस दिखाए डिफरेंट फील्ड्स में, हो गया पद्म अवार्ड्स। लेकिन इसमें है कुछ एलिजिबल जो नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एलिजिबल नहीं है, और डॉक्टर और साइंटिस्ट को एक्सक्लूड करके PSU भी एम्प्लॉय नहीं। फील्ड जैसे किस किस फील्ड में? आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस और इंजीनियरिंग, ट्रेड, इंडस्ट्री, मेडिसिन,
लिटरेचर, एजुकेशन, सिविल सर्विस, स्पोर्ट्स, ये सब फिर उसमें दिया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस वही है क्या कि एक कमिटी ग्रांट होता है जो पीएम के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, लेकिन ये ऊपर से यहाँ थी, ये किसके द्वारा दिया जाता है सर्टिफिकेट, जो भी मैं उस तरीके से अवार्डी को, तो किसको दो, प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। टोटल नंबर जो है ये इम्पॉर्टेंट, 120 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। आप दीजिए जितना देना आपको, लेकिन 120 से जिसको देना दीजिए, लेकिन 120 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। नंबर कितना होना चाहिए, 120 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अवार्डी का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और एक मेडल दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन इसमें कुछ आर्टिकल भी आ गया है जिसमें कहता है कि आप टाइटल, आर्टिकल 18 ये क्या करता है, एबॉलिश करता है टाइटल को, और स्टेट को भी प्रोहिबिट करता है कि आप किसी भी इंडिविजुअल को, चाहे सिटीजन हो नॉन सिटीजन हो, आप टाइटल नहीं दे सकते हैं। तो पद्म अवार्ड्स क्यों दिया जाता है, पद्म अवार्ड्स इसलिए जाता है क्योंकि इसको ना आर्टिकल 18 के अंदर प्रोहिबिट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पेशल लीगल स्टेटस नहीं कन्फर करता है। तो याद रखना, आर्टिकल 81 में ये कहा गया, लेकिन पद्म अवार्ड्स दिया जाता है। पद्म अवार्ड्स इसके तहत नहीं आता क्योंकि स्पेशल कोई लीगल स्टेटस या स्पेशल आपको ऑनरी नहीं दिया जाता। एक ये टाइटल्स क्या हो, जैसे पहले था ना सर का उपाधि ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, या सर का उपाधि दे दिए, या नाइटहुड का दे दिए, राय बहादुर, ये सब टाइटल हुआ। और ऐसे जैसे क्या कि अभी आपको पद्म विभूषण में, तो आप इस तरह भरत रत्न मिलता है, तो आप ऐसे नहीं, लेकिन भरत रत्न ये कुमार, तो ये चीज़, इस चीज़ को प्रोवाइड करता है, तो इस टाइटल को प्रोवाइड करता है। ये तो पद्म अवार्ड जो इसके अंदर नहीं आता, क्योंकि वो कोई भी स्पेशल लीगल स्टेटस नहीं देता है। न्यूज़ में कोनियक ट्राइब, कोनियक कम्युनिटी का जो एपेक्स बॉडी कोनियक यूनियन होता है, और ये कोनियक ट्राइब जो है एक इथनिक ग्रुप होता है जो नागालैंड के मोन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नागालैंड के मोन डिस्ट्रिक्ट, और कुछ ना अरुणाचल प्रदेश, असम और म्यांमार में भी देखा जाता है। ये अपने फेशियल और हेयर टैटू के लिए फेमस होता है, और ये इसलिए भी जाने जाते हैं कि युद्ध में दुश्मनों का मतलब ऐसे विक्ट्री सिंबल, दुश्मनों का हेड लेकर आते हैं। होता है ना कि एकदम से सर धड़ से अलग कर दिया, और फिर ऐसे विक्ट्री सिंबल हम उसको, उसके सर को लेकर आ रहे हैं। ये अपनी फायर्स वॉरियर और हेड हंटर के लिए जाने जाते हैं, और हेड को ट्रॉफी के रूप में समझते हैं। इसका नाम हुआ हेड और नायक ब्लैक से ड्राइव्ड है, तो ए मैन विथ ब्लैक हेयर, ये ट्राइब यहाँ से हुआ, और नायक से कोनियाक इससे आया, तो इसका मतलब होता है मैन विथ ब्लैक। ये और मंगोलॉइड ओरिजिन से बिलोंग करता है, और इसका थेंडू और थेंटो, दो थेंडू और थेंटो में इसको याद। तो कोनियक ट्राइब कहाँ का है, स्पेशली अगर पूछ लिया जाए तो नागालैंड का, लेकिन कुछ अरुणाचल प्रदेश, असम और म्यांमार में भी कुछ देखा जाता है। तो कोनियक ट्राइब नागालैंड मोन डिस्ट्रिक्ट का, अभी न्यूज़ में आया है तो इसलिए। इसके कुछ कल्चरल को देखें तो ये पेट्रियार्चल सोसाइटी है। जो पेट्रियार्चल सोसाइटी क्या होता है कि वहाँ जहाँ मेन को डिसीजन मेकिंग पावर दिया गया है, मेन वहाँ एल्डेस्ट सन फादर्स के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे, यही सब पैट्रियार्चल सोसाइटी यही होता है कि ऑल डिसीजन मेकिंग पावर मेन के पास होगा। पितृसत्तात्मक समाज, और एक होता है मैट्रियार्चल मातृसत्तात्मक समाज, जहाँ आप अपने नाम के आगे माँ के इनिशियल नाम को, इनिशियल लेटर को, इस तरीके से। तो ये क्या है, पैट्रियार्चल सोसाइटी, जहाँ मेन को डिसीजन मेकिंग पावर दें। ट्रेडिशनल स्किल इसका गन स्मिथिंग है, आयरन स्मिल्टिंग है, ब्रास गन पाउडर मेकिंग, वुडन स्किल, यही सब इसका बनाना है। डांस और लर्निंग का रिच ट्रेडिशन है,
और इसके ये जो इसका लर्निंग होता है इसको मोरोंग कहा जाता है, याद रखना है। यहाँ जो है इंस्टीट्यूट्स ऑफ लर्निंग नोन एज मोरोंग। कोनियक लैंग्वेज बोलता है और ये नॉर्दर्न नागा सब प्रांत सब साइनो तिब्बतन से बिलोंग करता है। रिलीजन इसका है ओरिजिनली 90% कोनियक जो अभी क्रिश्चियन है। ओरिजिनली एनिमिस इसका एनिमिस रिलीजन है, लेकिन अभी 90% कोनियक जो है क्रिश्चियन बन गया। लीडरशिप इसका है आंग वेंग और इसके चीफ होते हैं। इसके चीफ को कहा जाता है आंग वेंग, सब इसके चीफ होते हैं। एक सके लास्ट न्यूज़ है, विष्णु युद्ध अभ्यास, विष्णु वार एक्सरसाइज। ये नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत आया है और ये राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट हुआ है। ये अभी का न्यूज़ है। ये विष्णु वार युद्ध अभ्यास ये क्या है, तो स्पेशली जानना है कि पेंडेमिक के प्रिपेयर्डनेस को एसेस करना है। ये एक मॉक ड्रिल है, कंप्लीट मॉक ड्रिल। और किसके अंदर कंडक्ट होता है, नेशनल वन हेल्थ NOHM के अंडर कंडक्ट होता है। इसमें ये पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस जो आता है उसको एक्सेस करना है, जैसे जेनेटिक डिजीज है, जैसे अभी हमारा है मंकी पॉक्स, जेनेटिक डिजीज से। कोविड भी तो कहा गया था, बैट इस तरीके से कहा गया था कि वहाँ का उसका फिश मार्केट जो था वहाँ से वो फैला, तो वो कहीं ना कहीं जोनोटिक डिजीज़ जो सेमुलेट करता है और उससे जो पूरा एकदम से वर्ल्ड में आउटब्रेक होता है, तो उस चीज़ को एक्सेस करने और NGORT को रिस्पॉन्स देना। NOHM क्या है, ये जुलाई 2022 में इसका शुरुआत किया गया PM स्टेक के द्वारा, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन के द्वारा। पर्पस इसका यही है कि सपोर्ट करना है, ऑर्गेनाइज सपोर्ट और एग्जिस्टिंग वन हेल्थ प्रोजेक्ट जो है वेरियस सेक्टर में उसको और इंटीग्रेट करना है। इसमें 70 इंस्टीट्यूशनलाइज वन हेल्थ का अप्रोच है, इंटरसेक्टोरल कोलैबोरेशन है, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस है। स्पेशली वही देखना है कि अगर पूछ लिया जाएगा कुछ नहीं तो विष्णु युद्ध अभ्यास, तो ये क्या है, पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस को एक्सेस करने का है। इससे रिलेटेड कौन है, वन नेशनल वन हेल्थ। जैसे ये देखेंगे ये क्या है, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और इन्वायरमेंटल हेल्थ, और ये वन हेल्थ। देखिए हर कोई इफ़ेक्ट हो रहा है, हर कोई। ह्यूमन हेल्थ अगर है तो उसमें अगर ह्यूमन का हेल्थ तो इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट का है, अगर फिर एनिमल का भी होगा। अगर मान लीजिए एनिमल का होता है तो जैसे अभी बोले ना जेनेटिक डिजीज, तो एनिमल का हो रहा है फिर ह्यूमन का भी इफेक्ट और ह्यूमन को इफेक्ट फिर इन्वायरमेंट को इफेक्ट, इसलिए वन हेल्थ करना है, वन हेल्थ पर फोकस करना है ताकि बैलेंस्ड बना के हम रह सकें। स्पेशली ये एक पैंडमिक के लिए तैयार होना है हमको, ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से लाना है, इस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज करना है क्या, ताकि उस समय फ्यूचर में अगर वैसा समय आ जाता है जैसे कोविड, तो हम उतने बड़े बड़े चीज़ को हम संभाल सके, उसके लिए हम तैयार हो सके। तो वही है विष्णु युद्ध अभ्यास। सो आज का न्यूज़ बस इतना ही। आशा करती हूँ समझ में आया होगा। डे बाय डे आई विल ट्राई माई बेस्ट। आई एम आल्सो ए नोवाइस। सो थैंक यू। कल मिलते हैं, कल तब तक के लिए बाय।